नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम 9th और 10th क्लास के लिए पहले अलंकार का टॉपिक लेके आए थे। समास का तो सभी क्लासेस के लिए है, जितना जल्दी बच्चे सीख लेंगे तो 9, 10, 11, 12 सब में काम आता है। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। किसे कहते हैं समास, और समास के कितने भेद होते हैं, कैसे कैसे इसके उदाहरण होते हैं, वो हम समझेंगे। तो मैंने वही उदाहरण लिए हैं जो हमारे विगत जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में आए हुए हैं बच्चों। तो ख़ास तौर से इन उदाहरणों का भी आपको ध्यान रखना है। समास का देखो क्या होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी छोटा रूप। किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा कर देना, वो होता है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, या संक्षिप्त होता है संक्षिप्त। तो परिभाषा में देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द। सार्थक जिस मतलब होता है जिसका अर्थ होता है साथ में, निरर्थक होता है जिसका अर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। यानी समास जो बनेगा उसने उसका कोई न कोई एक अर्थ होगा। जैसे राजपुत्र, अब ये छोटा करके लिखा हुआ है राजपुत्र, ये समासिक शब्द है। जैसे राजा का पुत्र, मैं ऐसे बोलूँ तो राजा का पुत्र थोड़ा लंबा हो गया, तो राजपुत्र बोल गया तो वो मतलब तो वही है, अर्थ भी है। सार्थ का मतलब है इसका अर्थ है भी राजा का पुत्र। शब्दों को समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद है वो 6 होते हैं। समास के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, समास के भेद और प्रकार एक ही चीज़ होती है, 6 भेद होते हैं, ठीक है। और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ याद करने का। अब तक दादा, अब तक दादा का मतलब होता है ऐ से अविवाही समास, बै से बहुब्री समास, तय से तत्पुरुष समास, कै से क्रमधारय समास, दै से द्वंद्व समास और दै से द्विगु समास। यानी अब तक दादा का मतलब ये हो गया कि ये 6 भेद आपको याद करने की एक ट्रिक है ये छोटी सी, ठीक है ना। और कोई उद्देश्य नहीं था ये देने का। दूसरी बात देखो, द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगाओ। योजक मतलब डैश जो लगी होती है उसको बोलते हैं, या और लगाओ या आए तो वह द्वंद्व समास होता है। पहला समास का भेद पढ़ रहे हैं हम, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ऑपोजिट होती है एक दूसरे की। जैसे दिन का ऑपोजिट होता है रात, माता का पिता, आगे पीछे, देश विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस। लेकिन ये ऑपोजिट हम विपरीत भी कह सकते हैं, और दूसरा इसके एक दूसरे को पूरक होते हैं, यानी एक के बगैर दूसरे का पूरा नहीं होता है। इसका मतलब दिन अगर होता है रात होनी भी जरूरी है, एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए पूरक हम कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल जो मैं कहे हैं वो सारे के सारे हैं, या तो डैश लगा होगा, या और लगा होता है, या लगा होता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। एक ऑपोजिट शब्द आपको अगर मिल जाए तो आप याद रखना, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मतलब दोनों की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है ना, और दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा। जैसे दिन और रात मैंने लिखा, दिन और रात के बीच में डैश लगाए, इसको योजक चिन्ह बोल रहे हैं ये। और दिन और रात दोनों प्रधान हैं, यानी दोनों का जो वैल्यू है वो दोनों की बराबर है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हम भेद पढ़ेंगे अपना द्विगु समास। देखो द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास के अंदर जिस समास का पहला पद, सबसे आसान है द्विगु समास आपका। द्विगु समास के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं फिर बताते हैं आपको। द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेष, तो द्विगु समास में जिस समास का पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, और विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो, यानी दूसरा पद है वो प्रधान हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सबसे आसान इसको पहचानने वाला है कि इसका पहला पद है ना वो हमेशा संख्यावाचक होगा, बस संख्या पहले होगी। लेकिन संख्या में एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले ये देखो चौराहा, यानी 4 राहों का समूह है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक समास और समास विग्रह कैसे होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा कि निम्नलिखित समास का समास विग्रह कीजिए। एक प्रश्न तो ये आएगा, जैसे आपको चौराहा दे दिया, शताब्दी दे दिया, सप्ताह दे दिया, दोपहर दे दिया, और आपको इसका समास विग्रह करना है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि समास विग्रह कैसे किया जाता है। तो भाई जैसे चौराहा आपको दिया हुआ है, तो चौराहा में क्या होगा कि 4 राहों का समूह, ऐसा हर आपको ऐसे लिखना सब में आपको, ठीक है ना। त्रिकोणा, 3 कोनों का समूह, समूह शब्द जरूर लिखना है। तो आप 4 राहों का समूह है, ये आपका समास विग्रह हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने कहा राजा का पुत्र, हमने पढ़ा, तो राजा का पुत्र समास विग्रह है, और समास क्या है, राजा राजपुत्र, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आपको।
आपसे अगर समास विग्रह का कहे तो एग्जाम के अंदर। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें सबसे पहले आपको संख्यावाचक मिले देखो, संख्या क्या, तो चौराहा शताब्दी, 100 वर्षों का जो समय होता है उसको शताब्दी बोला जाता है। सप्ताह मतलब 7 दिन का जो समय होता है उसको सप्ताह बोला जाता है। दोपहर का जो समूह होता है उसको वो दोपहर बोला जाता है। अष्टध्यायी, 8 अध्यायों का जो समूह होता है उसको अष्टध्यायी बोला जाता है। इस तरीके से सारे है ना आपको याद रखना है। सप्तऋषि, त्रिफला, चौपाल, ठीक है ना, चौमासा, अष्टसिद्धि, तिमाही, द्विमाही, त्रिकोणा, त्रिलोचन। आपने सब में देखा होगा 1 3 4 5 ऐसे शब्द की संख्या आ रही है, 2 3 4 5 6 7 तक संख्या आ रही है। तो ऐसे में संख्या आएगी सबसे पहले, तो आप बिल्कुल इसको देख। एक जो प्रश्न आता है सीबीएसई में बार बार आ रहा है वो है त्रिनेत्र, क्योंकि द्विगु समास और बहुब्री समास को एक साथ जोड़ के वो ऑप्शन भी ऐसे देता है कई बार। तो त्रिनेत्र जो शब्द है इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है। त्रिनेत्र जो शब्द है ना ये बहुब्री समास है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि 3 है नेत्र जिसके, इसमें ग्रुप नहीं बन रहा है, इसमें 3 है नेत्र जिसके। इसका मतलब एक हमारे पास आंसर आ रहा है, एक उत्तर आ रहा है, वो है शिव। तो याद रखना अगर त्रिनेत्र की बात आए तो उसमें भी संख्या लगी हुई है, लेकिन संख्या के साथ साथ उसमें एक अलग से एक उत्तर आ रहा है, वो किसी विशेष आदमी के लिए पर्टिकुलर हो रही है वो चीज़, तो वहाँ पे बहुब्री समास होता है चाहे संख्या आए। जैसे त्रिनेत्र है, तो वहाँ पे बहुब्री समास होगा त्रिनेत्र के अंदर, क्यों 3 है नेत्र जिसके। हमारे दिमाग में एक उत्तर आया शिव, तो ऐसा अगर आपको कोई संख्या पढ़ने के बाद अगर ऐसा कोई उत्तर आ रहा है आपके दिमाग में या किसी चीज़ के लिए शब्द है वो पर्टिकुलर किसी के लिए विशेष हो गया, तो वहाँ पे वो बहुब्री समास होगा। आगे देखो हम बहुब्री समास से पढ़ते हैं। जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर कुछ तीसरे पद का निर्माण हो, तो वह बहुब्री समास कहलाता है। अब मैंने कह दिया कि भाई संख्या को चाहे लगी हो चाहे नहीं लगी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी जैसे श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम हैं तो वो सारे उसी श्री कृष्ण जी के लिए सारे जो नाम है पर्टिकुलर है, उनके लिए विशेष है। चाहे उनको गिरधर कहो, चाहे गोपाल कहो, चाहे कुछ भी कहो, तो वो उनके लिए विशेष नाम है, उनके लिए विशेष हो जाते हैं वो। तो आप वहाँ पे बहुब्री समास करोगे। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाणी का मतलब हाथ होता है। चक्र जिसके हाथ में है, चक्र किसके हाथ में है, हमारे दिमाग में प्रश्न आएगा चक्र किसके हाथ में है भाई, विष्णु भगवान के हाथ में। तो हम क्या करेंगे, वीणा पाणी, वीणा पाणी मतलब हाथ होता है, तो वीणा जिसके हाथ में है वह सरस्वती होगी, ठीक है ना, संगीत की देवी। इस तरीके से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब उदर मतलब पेट होता है जिसका लंबा। निशाचर, रात को भ्रमण करने वाला, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब भ्रमण करने वाला, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सारे देखने। त्रिनेत्र देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें संख्या है। दशानन में देखो संख्या है, 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख होता है 10 आनंद। अब रावण के लिए पर्टिकुलर विशेष हो गया, तो यहाँ पे दशानंद रावण का मतलब लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 10 संख्या, लेकिन हम द्विगु समास नहीं करेंगे यहाँ पे। त्रिनेत्र में भी 3 एक संख्या को बता रही है, लेकिन त्रिनेत्र द्विगु समास नहीं करेंगे यहाँ पे। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे बहुब्री समास। ऐसे पंचानन देखो, 5 है आनंद जिसके, 5 मुख जिसके हैं। पंचवटी, 5 वटी मतलब बगीचा जो भी होता है उसका। चतुरानन हो गया, ठीक है ना। शूलपाणी हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रियों में जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री एक ही तो होता है। गिरिधर हो गया, अजात शत्रु हो गया। पंकज कमल के लिए आता है, विशेष है, सब फूलों में पंकज। जय मतलब जय, कीचड़, कीचड़ में से जो उत्पन्न होता है जन्म लेता है, जय मतलब जन्म लेना, पंख मतलब कीचड़ होता है। तो इस तरीके से किसी के लिए अगर कोई शब्द विशेष हो रहा है और पर्टिकुलर वो इंसान एक ही है, तो आपको सीधा सीधा बहुब्री समास करना है, बस याद रखना आपको, ठीक है ना। तो त्रिनेत्र शब्द को ध्यान रखोगे, दशानन को ध्यान रखोगे, पंचानन, पंचवटी इन शब्दों को ध्यान में रखोगे, क्योंकि ये चतुरानन को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे शब्द द्विगु से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे शब्द ही आपको एग्जाम में देगा ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। जिस समास के दोनों पद प्रधान अप्रधान हो, यानी कोई प्रधान नहीं होता इसमें, तीसरा ही अर्थ निकलता है, तीसरा आदमी विशेष होता है, तो वह बहुब्री समास होगा आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। बहुब्री समास के बाद हम कर्मधारय समास। कर्मधारय मान लो आपको विशेषण अगर आता है ना, तो आपको कर्मधारय समास आता है, इसका मतलब, ठीक है ना। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो, और उत्तर पद में विशेषण हो और विशेष्य हो, अथवा उपमेय या उपमान का संबंध स्थापित हो, वह कर्मधारय समास करता है। मैं सीधा सा आपको ये कहूँगा, अगर आपको लगे कि भाई इसके अंदर है वो हमें विशेषण आ रहा है, इसके अंदर आपको लगता है कि इसमें विशेषण है। विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता बना, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो विशेष्य क्या हो जाता है, विशेष्य वो होता है जिसके विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम की हम विशेषता बता रहे हैं, राम यहाँ पे क्या विशेष्य है, और उसकी अच्छाइयाँ जो अच्छा है वो भी क्या है उसकी विशेषण है। कहते हैं सीता बहुत सुंदर है, तो सीता क्या है बहुत सुंदर है, तो सीता यहाँ पे विशेष्य है,
और सुंदरता उसकी क्या है, विशेषण है। इस तरीके से नीलो उत्पलम, चरण कमल, मृग नयन, महाजन, महान है जो आत्मा, वो महात्मा होता है। यहाँ पे कर्म, सब में कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पे सब एक विशेषण का बोध करवाया जा रहा है इसमें। गुरुदेव, गुरु है जिसमें देव, ये सब में गुरु में सबसे श्रेष्ठ होता है। पकौड़ी, कुपुरुष, जो बुरा पुरुष, कु मतलब बुरा होता है। लालमणि, अधमरा, अधजला, सद्भावना, सद्बुद्धि, मंद बुद्धि, दही बड़ा। इन सब में एक, देखो दही में भी सबसे बड़ा, तो एक विशेषता हो गई। अब मैं कह रही हूँ बहुत सारे लड़के बैठे हैं, उनमें सबसे विशेष लड़के का अगर नाम लेके बोलूँ तो वो उसके लिए विशेष हो जाता है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उत्तर पद में आपको हमेशा विशेषण और विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, इन उदाहरणों का ध्यान रखना है। ये एग्जाम में सारे उदाहरण है वो आए हुए हैं। आपको इसमें एक चीज़ मैं कहती हूँ, तुलना होती है किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब मैंने कहा चरण कमल, और कमल के साथ चरणों की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। यानी उपमा अलंकार हम कह सकते हैं, उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वो कर्मधारय समास में डाल सकते हैं। अगर उपमा अलंकार में सा, सम, सरीस आपको मैंने बताया था, उसमें अगर समझ में आ जाएगा तो वो सारे के सारे कर्मधारय समास में आपके आते हैं, ठीक है ना। और मंद बुद्धि, मतलब जो जिसमें बुद्धि बिल्कुल कम होती है, एक विशेष आदमी तो होते हैं ये, तो कर्मधारय समास होगा वहाँ पे भी। तो तुलना होती है। बाकी जैसे मंद बुद्धि से हम बात करें और दूसरे लोग जो अच्छे बुद्धि वाले होते हैं या ज़्यादा बुद्धि वाले, जिनका IQ लेवल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम अगर उनसे तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कर्मधारय समास है। अविभाव समास में देखो, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जो खर्च नहीं होता है, वह अविभाव समास कहलाता है। पहला पद एज इट इज रहता है, कहने का मतलब उसमें अव्यय लिखा हुआ ना, अव्यय, अव्ययी भाव समास, यानी अव्यय जिसका खर्च ना हो, पहला पद है वो खर्च नहीं होता है, वो कहलाता है आपका अविभावी समास। अब देखो अवयवी भाव समास कहलाता है। पहला पद में देखो आ सकता है, अनु आ सकता है, प्रति आ सकता है, हर आ सकता है, भर आ सकता है, यथा आ सकता है, उप आ सकता है, आदि उपसर्ग आते हैं। इन उपसर्गों के द्वारा ही ये बनता है अविभावी समास, याद रखना आपको। यानी जैसे आजीवन, जीवन पर्यंत, ठीक है ना, आ जन्म, जन्म तक, आ मरण, मरण तक, आ कंठ, कंठ तक, अनुरूप, अनुकूल, ठीक है, अनुसार, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, रातों रात, ये भागम भाग, यथा संभव, शक्ति के यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, संभव के अनुसार, इस तरीके से यथावत, उपकार, अनुसार, ये सारे जो है ना, ये उपसर्ग आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने नोट डाल के यहाँ पर लगाए हुए हैं ना, देखो आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग है, जो इनसे ही ये अविभावी समास बनेगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने डाले हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा समास जो कारक भी चलता है, उसकी बात है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पद प्रधान और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह हो, लुप्त हो, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। भाई जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। कैसे, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देखो कैसे तत्पुरुष समास में, देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि भाई तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब आपने पता होगा हिंदी में कारक कितने होते हैं भाई, हिंदी में कारक होते हैं 8। ये देखो पहले आपने कारकों को समझना पड़ेगा। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, 8। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संप्रदान का, के, की, रा, रे, री संबंध में आ जाएगा, अधिकरण में पर आ जाएगा, संबोधन में हे, हो, अरे, वाह, हाय, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको फर्स्ट और लास्ट को काट देते हैं 8 में से, तो यानी फर्स्ट वाले को काट दो कर्ता को और संबोधन को काट दो, तो बच गए 6। तो इस 6 के आधार पर ही इनका नाम रखा जाता है तत्पुरुष समास का। फिर मैं देखो इसका नाम कैसे रखा जाएगा, क्रम तत्पुरुष समास, यानी पहले को हमने काट दिया, पहला इसमें नहीं आएगा, तो क्रम तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इस तरीके से। और लास्ट संबोधन को काट दिया, 2 हट गए तो 8 में से बच गए 6। ये 6 वेद आपके इसके होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, आपने कारक पहले पढ़ा भी होगा। अब यहाँ से देखो हम पहला अगर पढ़ें तो तत्पुरुष समास में कर्ता व संबोधन नहीं होगा, समझ में आ गई बात। ये 2 को हटा देंगे, बाकी बचेंगे आपके कर्म तत्पुरुष समास से हम स्टार्ट करते हैं। कर्म तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, को होता है। तो गगन चुमी, गगन को चूमने वाला, ये इसका समास फिर हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यथा यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। इस तरीके से चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। इस तरीके से आपको ये स्वर्ग को प्राप्त, ये बहुत बार आएगा स्वर्ग वाला, आपको बता दूं। ख्याति प्राप्त, रिक्शा चालक, ग्रह आगत। तो ये सारे के सारे आपको इसमें बीच में को लगाना है
और को लगाते ही आपका समास विग्रह बन जाएगा। अब ये समास है आपके सामने गगनचुंबी। तो ऐसे समास को आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे देखो कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि से या के द्वारा होता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी कोई चीज़ लिखी गई है, कृत मतलब लिखना होता है, कोई कृति मतलब रचना कोई बनाई हुई है तुलसी के द्वारा, तो तुलसी के द्वारा कृत, हस्तलिखित हाथ द्वारा लिखित होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको सुरचित, सुररचित, सुररचित का मतलब होता है सुर के द्वारा रचित। मन चाह, मन, अब देखो तीनों में से लगा के देख लो आप। से मन से चाहा, मन के चाहा, मन द्वारा चाहा, तो मन से चाहा। रोग से ग्रस्त होता है, हमेशा आदमी रोग से ग्रस्त। रेल से यात्रा कहते हैं, रथ से यात्रा, रथ की यात्रा या रथ द्वारा यात्रा, इस तरीके से हो सकता है। तो आपको इनमें से कर्ण तत्पुरुष समास के जो चिन्ह है ये लगा के देखना है और आपको उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। अगर आपको सीधा पूछ सकता है, ये तो देखो भेद में आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हो सकता है आपको सीधा ही पूछ ले कि मन चाहा है शब्द है में कौन सा समास है, अव्ययभावी समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है, तो भी आपका तत्पुरुष समास होगा। आपको फिर भेद नहीं बताना है। अगर आपको तत्पुरुष समास में भेद पूछे तो कर्ण तत्पुरुष आपको बताना है। आगे देखो संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास में देखो लिखा है के लिए, तो इसमें जो मैंने डाले हैं वो सारे के सारे परीक्षा में एग्जाम में आए हुए हैं। गौशाला, गौओं के लिए शाला, इसका समास विग्रह हो जाएगा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन आ जाएगा, ठीक है। प्रयोग के लिए शाला। तो स्नान गृह, स्नान के लिए गृह होता है। हथकड़ी, हथकड़ी के लिए। रसोई के लिए घर, ये बहुत बार एग्जाम में आया आपके, कम से कम 10 बार ये आया एग्जाम। रसोई के लिए घर, रसोई का घर, लोग इसको रसोई का घर कर देते हैं, रसोई का घर नहीं होगा बच्चों, रसोई के लिए घर होगा, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से इन देशभक्ति वाला एग्जाम्पल बहुत बार आया है, भोजनालय वाला बहुत बार आया, हथकड़ी वाला बहुत बार आया। हाथ के लिए कड़ी होता है, अगर समास वगैरह आप इसका करोगे तो हाथ के लिए कड़ी करना। परीक्षा के लिए भवन, इस तरीके से आपको करना है। आप समझ गए होंगे। तब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और उसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये रहेगी। इसमें आपादान तत्पुरुष समास। आपादान का मतलब से अलग होने का, देखो से उसमें भी आ रहेगा, लेकिन इसमें जो आएगा वो अलग होने का एक भाव आएगा, देखना अलग होने का एक भाव, ठीक है। कैसे? कर्ज से मुक्ति, अब आदमी को कर्ज से मुक्ति मिली तो अलग हो गया कर्ज से। पाप से मुक्त, पाप से यानी वो अलग हो गया, मुक्त हो गया। धनहीन, धन से क्या हो गया, है ही नहीं तो धन से अलग हो गया। बंधन मुक्त, बंधन से छूट गया तो वो क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो गया। देश निकाला, देश से निकाल दिया, देश से क्या हो गया, वो अलग हो गया। पद से मुक्त यानी पद से किसी को हटा दिया तो पद से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जलहीन, जल के बिना मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो जल से अलग हो गया। रोग से मुक्त हो गया यानी बीमारी से हम निकल गए तो बीमारी से हम ठीक हो गए, तो रोग से दूर हो गए, नहीं हो गए। तो इस तरीके से दूर होने का भाव यानी अलग होने का भाव आपको इसमें दिखाई देगा। आगे आता है संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की, रा, रे यानी एक दूसरे से संबंध बताया जाता है। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा यानी राजा की जो आज्ञा है वो राजा से संबंधित है। पित्र आज्ञा, पित्र से आज्ञा। मात्रा आज्ञा, संबंध तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, अब देखो इसमें आ गया संबंध तत्पुरुष समास में। राजा रानी, राजा का पुत्र का एग्जाम्पल बहुत बार आया आपके एग्जाम में आया है CBSE में। राजा रानी, राजा की रानी। गृह स्वामी, घर का स्वामी। विद्या का सागर। शिक्षा का आलय, शिक्षा के लिए आलय, ठीक है ना। शिक्षा का आलय होगा यहाँ पे, के लिए आलय नहीं, शिक्षा के लिए वो संप्रदान में आपको ये शब्द कई बार आता है, लेकिन आपका ये संबंध तत्पुरुष समास है। और अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है। जैसे मेज़, आपको एक सेंटेंस दे दे कि मेज़ पर बिल्ली बैठी है, कौन सा समास है, आपसे सीधा ऐसे सेंटेंस देके भी पूछ सकता है, तो आपको अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। और अगर में और पर आता है ज़्यादातर इसके अंदर। आप बीती, आप पर बीती, तो आपको याद रखना है कि इन चिन्हों का यूज़ करते हुए आपको बीच में ये चिन्ह को याद रखना। कारक के आपको जो 6 चिन्ह है जो हमने अभी पीछे करवाए थे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो 6 चिन्ह हैं इनको आपको याद रखना है बच्चों। अगर ये आपको याद है तो आप कोई भी शब्द में लगा के देखोगे तो इसमें लग जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, मान लो ऑप्शन है आपको सब में, देखो सारों की अलग अलग पहचान है। अगर हमने बात करी सबसे पहले द्विगु समास की, तो संख्या होती है, उसमें हम पहचान लेंगे। अगर संख्या से थोड़ा डिफरेंट चीज़ है तो वो बहुब्रीहि में जाएगा। बहुब्रीहि तो अपने आप में ही अलग है, ठीक है। बहुब्रीहि तो अपने आप में ही एक अलग है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष अर्थ निकलेगा। तो जितने भी देवी देवताओं के अगर नाम आए तो सीधा आंख बंद करके बहुब्रीहि समास कर देना, क्योंकि देवी देवताओं के ज़्यादातर नाम बहुब्रीहि समास में जाते हैं। और दूसरी बात है, मैं आपको बता दूं, क्रमधारय समास, आपको लगता है इसमें विशेषण कहीं ना कहीं घुसा हुआ है तो वो क्रमधारय समास होगा। द्विगु समास में संख्या आ गई। द्वंद्व समास में दोनों चीज़ें ऑपोजिट होती है, मैंने आपको बताया था। अव्ययभावी समास में जो उपसर्ग मैंने बताए हैं पहले लगे होंगे, आ, अन्न, अनु, प्रति, हर, ये सब, हर पल, ये सब, ये जो अगर लगे हो तो आप सीधा आंख बंद कर दोगे। लास्ट में बचा तत्पुरुष समास। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तुक्का भी मारो तो आप तत्पुरुष समास में माना, क्योंकि तत्पुरुष समास सबसे बड़ा है।
इन सब के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आए तो आपका तुक्का तत्पुरुष समास में लगाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।